हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीडियो के आज के सेशन में। वीडियो के आज के सेशन में विश्व जनसंख्या घनत्व, उसके मापन की विधियां एवं वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में आप लोगों ने विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के क्लास में हम लोग विश्व जनसंख्या के घनत्व और उनके मापन की विधियां, साथ ही साथ विश्व जनसंख्या के वृद्धि के बारे में भी पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं विश्व जनसंख्या के घनत्व और उनके मापन की विधियां और विश्व जनसंख्या के वृद्धि पर। जनसंख्या का घनत्व, सबसे पहले ये समझते हैं कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है या जन घनत्व क्या होता है। तो एक किसी निश्चित इकाई क्षेत्र पर व्यक्तियों की संख्या का जो दबाव होता है उसी को जन घनत्व के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर यह जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है, कहीं कहीं पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है। इसके कई फैक्टर होते हैं, जैसे विषुवतीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बहुत कम मिलेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव तो एकदम बिल्कुल मान के चलिए कि नगण्य है, शून्य के बराबर है। जनसंख्या का दबाव सर्वाधिक यदि आपको मिलेगा तो उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में, मानसूनी प्रदेश वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर जलवायु मानवों के रहन सहन के लिए उपयुक्त है। तो ये तो जनसंख्या और जनसंख्या के दबाव को लेकर के हुआ। अब जनसंख्या के घनत्व को यदि परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं? प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक क्षेत्र है, इसका नाम ए रख दिया जाए। एक ये क्षेत्र हो गया, इसका नाम बी रख दिया जाए। तो यदि ए में आप देखिए व्यक्तियों का समूह है, और एक यहाँ पर व्यक्तियों का समूह है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ए वाले एरिया का जो जनसंख्या है बी वाले एरिया से बहुत अधिक है। दोनों की एरिया सेम है। मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। तो दोनों का एरिया सेम है, लेकिन सेम एरिया में सेम मानवों का समूह नहीं है। ए वाले एरिया में जन समूह बहुत अधिक है, यहाँ पर मानव बहुत अधिक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बी वाले में इससे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एरिया का जनघनत्व, ए क्षेत्र का जनघनत्व बी क्षेत्र के जनघनत्व से बहुत अधिक है।
बहुत अधिक है, ए का जनघनत्व अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले व्यक्तियों या लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। अब जनघनत्व को जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के अनुपात में भी व्यक्त किया जाता है और जनसंख्या के घनत्व का यही एक फार्मूला भी होता है। अब इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं, इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा। जो एकदम बिल्कुल बिगनर है, बहुत कमज़ोर हैं, जो न जानते हो, वो भी अच्छी तरीके से जान लेंगे मेरे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों का एरिया सेम है, लेकिन दोनों के एरिया में निवासित जनसंख्या में अंतर है। ए वाले एरिया में बहुत अधिक निवासित संख्या है, बी वाले में बहुत कम है। इस आधार पर ए एरिया का बी एरिया से जनघनत्व अधिक हो जाएगा। यदि एक सी बना दिया जाए और सी में बस 4, 5, 6 हो, तो यानी कि सी का बी से कम है जनघनत्व। आइए अब इसका आप एक परिभाषा लिख सकते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। जनघनत्व कहते हैं। जनघनत्व को जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। जनघनत्व को जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, व्यक्त किया जाता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते रहिए। बाकी मैं समझाने वाला काम तो समझा देता हूँ, वहाँ से भी आप लोग समझ जाइएगा। जब मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, मैं बोलता भी रहता हूँ, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई भी देता होगा, तो आप लोग स्क्रीन पर देखते हुए उसको नोट भी कर लीजिए और आवाज़ भी जाती है, स्पष्ट भी हो जाएगा। आप लोग को हो सकता है स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता न हो। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं और जनघनत्व को जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। ये चीज़। अब यदि बात किया जाए जनघनत्व के सूत्र का, तो जनघनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। यदि एक सवाल दे दिया जाए कि किसी प्रदेश का, मान लेते ए प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर हो और वहाँ की जनसंख्या 1,50,000 है, तो बताइए कि उसका जनघनत्व कितना है। अब जैसे मान लेते हैं ए प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या 1,50,000 है। तो यहाँ का जनघनत्व कितना होगा?
यदि जनघनत्व की बात की जाए तो जनघनत्व कितना होगा, तो जनघनत्व का फार्मूला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो जनसंख्या कितना है, 1,50,000 और क्षेत्रफल कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 1500। यानी कि अब कह सकते हैं कि ए प्रदेश का जनघनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ को आप लोगों ने देखा, समझा, गणितीय विधि से भी आप लोगों ने जनघनत्व के बारे में समझ लिया कि जनघनत्व क्या होता है। अब यदि बात किया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर या संपूर्ण धरातल पर या पूरे विश्व में न ही जनसंख्या का अनुपात सब जगह एक समान है और न ही जनघनत्व का अनुपात सब जगह एक समान है। सभी जगह जनसंख्या में भी असमानता है और जनघनत्व में भी असमानता है। जहाँ पर रहने योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, नदी घाटियों का विकास हुआ हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, उस एरिया में जनसंख्या बहुत अधिक होगा और वहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक होगा। कहीं कहीं पर अनुकूल जलवायु की दशाएं नहीं पाई जाती है। इस स्थिति में वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है और जनसंख्या के घनत्व का दबाव भी बहुत कम होता है। यदि आप ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करिए, वहाँ की जलवायु बहुत कठोर है, शीत जलवायु है, यहाँ पर रहने योग्य अनुकूल दशाएं नहीं है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि अंटार्कटिक महाद्वीप में जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ पर 1000 से लेकर के 5000 जनसंख्या पाई जाती है। तो 1000 में देखा जाए तो ये ठंडियों में 1000 और गर्मियों में 5000। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या है ही नहीं तो वहाँ का जनघनत्व में कोई दबाव नहीं होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि वहाँ का जनघनत्व बहुत कम होगा। कम और अधिक का मतलब, कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। यदि अधिक से अधिक है तो वहाँ का जनघनत्व बहुत अधिक होगा, बहुत कम लोग हैं तो बहुत कम होगा। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनघनत्व में वृद्धि होती है तो वहाँ पर कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास होता है वो थोड़ी सी धीमी गति से होने लगता है। अब देखा जाए तो पृथ्वी पर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल रूप में पाई जाती है या वहाँ पर जनसंख्या पाई ही नहीं जाती है। इस स्थिति में जनसंख्या का दबाव भी वहाँ नहीं रहता है और जनघनत्व भी बहुत अधिक नहीं रहता है। यदि आप महाद्वीपीय संदर्भ में देखें जनसंख्या के घनत्व को, महाद्वीपीय संदर्भ में यदि आप जनसंख्या के घनत्व को देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व एशिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप समूचे रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में आता है और इस जलवायु प्रदेश में अनुकूल दशाएं रहती है कृषि करने के लिए, रहने के लिए, आवास बनाने के लिए। चूँकि ये मैदानी एरिया है, यहाँ पर बहुत अधिक तापमान भी नहीं होता है, बहुत कम तापमान भी नहीं रहता है, इसलिए यह एक अनुकूल जलवायु दशा प्रदान करता है और यहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक है। जैसे एशिया महाद्वीप को आप देख लीजिए तो एशिया महाद्वीप में 6 ऐसे देश हैं जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% तक कवर करते हैं। तो यही कारण रहा है। तो अब देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप की बात की जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
वाले महाद्वीप, तो इनमें एशिया महाद्वीप का नाम सबसे पहले आता है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक घनत्व है विश्व में, या सभी महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जन घनत्व है, इसके बाद एशिया के बाद बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आपका यूरोप महाद्वीप आएगा। दूसरे नंबर पर यूरोप महाद्वीप, तीसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनघनत्व है, उसके बाद यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक जनघनत्व है, तत्पश्चात अफ्रीका महाद्वीप का, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जनघनत्व अधिक है। यदि इन्हीं को, यानी कि अब हम लोग विभिन्न देशों के संदर्भ में जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा होगा, आप लोग सोच और विचार करिए इस पर। अब यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ कि देशों के संदर्भ में जनघनत्व, यदि देशों के संदर्भ में जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक विश्व का मैप ले करके साथ में बैठें और उनमें आप लोग इन देशों के लोकेशन का पता लगाएं। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश यदि बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो देश है मोनाको है। कौन सा है? मोनाको। इसका एरिया बहुत छोटा है, यानी कह सकते हैं कि विश्व की सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो वेटिकन सिटी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल वेटिकन सिटी से अधिक है। तो मोनाको, यहाँ का जो जनघनत्व है 19,361 है। कितना है मोनाको का? 19,361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मोनाको देश का जो जनघनत्व है वो 19,361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यह जो देश है, यह देश यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। मोनाको कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में है। अब दूसरे नंबर का जो देश है जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से, तो वो आपका सिंगापुर आ जाएगा। कौन सा आएगा?
सिंगापुर। अब सिंगापुर का जनघनत्व कितना है? तो यहाँ का जो जनघनत्व है वो 8019 है। 8019 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तीसरे क्रम की बात करें, अब देखिए ये सिंगापुर कहाँ है ये आप लोग जानते ही होंगे। तो सिंगापुर ये आपका एशिया महाद्वीप में ही है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। तीसरे क्रम की बात करें तो आपका बहरीन, इसका जो जनघनत्व है वो कितना है? तो इसका जनघनत्व 2182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आपका एशिया में ही है। बहरीन एशिया में आपको कहाँ मिलेगा? लाल सागर के आसपास आपको ये बहरीन मिलेगा। उसके नीचे आपका कतर देश है, तो वहाँ पर आप लोग फाइंड करेंगे इस देश को तो मिल जाएगा। बहरीन एक द्वीपीय देश के रूप में है। अब उसके बाद चौथे क्रम पर आपका आ जाएगा, तो चौथे क्रम पर होगा आपका मालदीव। कहाँ? मालदीव। ये कहाँ है? तो मालदीव भी कहाँ पर है? एशिया में ही है। ठीक है। हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर के आप कह सकते हैं कि अरब सागर की शाखा की तरफ यह मालदीव अवस्थित एक देश है। और यहाँ की जो जनघनत्व है 1802 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बाद माल्टा है। पाँचवें क्रम पर आप आ जाइए तो माल्टा, यहाँ का जनघनत्व कितना है? तो माल्टा का जनघनत्व 1642 है। 1642 है। अब ये कहाँ है? तो ये आप चले जाइए भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में जाइए, आप तैर करके आ जाइए। भूमध्य सागर में तैराकी करिए। भूमध्य सागर में है। ठीक है। एक द्वीपीय देश है। ये भी क्या है? एक द्वीपीय देश है। यदि आप इनमें से देखें तो मोनाको भी कहीं ना कहीं द्वीपीय या प्रायद्वीपीय देश के रूप में है। बहरीन, मालदीव, माल्टा ये सभी द्वीपीय देशों के रूप में है। और ये सभी आपके जो देश आएंगे ये लगभग आपका मान चलिए कि उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत ही आएंगे, जहाँ की जलवायु अनुकूल है। साथ ही साथ ये द्वीपीय देश है, यहाँ का क्षेत्रफल कम होगा तो जनसंख्या का दबाव ऑटोमेटिक क्या होगा? वो अधिक हो जाएगा। अब यदि बात करें आप सबसे कम जनघनत्व वाले देशों की, तो सबसे कम जो जनघनत्व है वो ग्रीनलैंड का है। ग्रीनलैंड का सबसे कम जनघनत्व है। उसके बाद आपका मंगोलिया और फिर नामीबिया का है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे कम जनघनत्व वाला देश ग्रीनलैंड, मंगोलिया, नामीबिया। सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश मोनाको, तत्पश्चात सिंगापुर, बहरीन और मालदीव और माल्टा, ये हो गए। तो ये विश्व जनसंख्या के घनत्व के बारे में हो गया। अब हम लोग इन जनघनत्व के मापन की विधियों के बारे में बात करेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए, अब इसके बाद जनसंख्या घनत्व के मापन की विधियां। जनघनत्व के
मापन की विधियां। यदि देखा जाए तो जन घनत्व के मापन की कई विधियां होती हैं। जन घनत्व कई पद्धतियों से मापा जाता है। मुख्य रूप से इसके 5 भेद हैं। जन घनत्व के मापन की जो विधियां होती हैं इसके 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हो जाएगा गणितीय घनत्व। क्या हो जाएगा आपका? गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व, एरिथमेटिक डेंसिटी। इसी गणितीय घनत्व को सामान्य घनत्व, वास्तविक घनत्व या आंकिक घनत्व कहते हैं। ठीक। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। उसे जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में मापा जाता है, उसी को जनघनत्व कहते हैं। यही गणितीय घनत्व होता है। वो जो जनघनत्व का अभी मैंने इसके पहले जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जनघनत्व की परिभाषा और जनघनत्व से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन के रूप में दिया था और उसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया। तो वो जो फार्मूला था वो सामान्य घनत्व का, सामान्य जनघनत्व कहते हैं उसे, वहीं आंकिक जनघनत्व कहते हैं, उसी को गणितीय जनघनत्व कहते हैं, उसी को वास्तविक जनघनत्व भी कहते हैं। तो इसे मानव और उपलब्ध संपूर्ण भूमि के अनुपात में मापा जाता है। कह सकते हैं कि जनसंख्या और संपूर्ण भूमि। अब संपूर्ण भूमि में सभी आ जाएंगे, कृषि योग्य भूमि, आवासित भूमि या साथ ही साथ उस भूमि का किसी अन्य चीज़ों में उपयोग किया गया हो वो भी इसी में आएगा। इसलिए मैंने लिखा है संपूर्ण भूमि। तो जनसंख्या और संपूर्ण भूमि के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसे सामान्य जनघनत्व, आंकिक जनघनत्व, तथा वास्तविक जनघनत्व के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक जनघनत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला, आप सीधे तौर पर इसे जनघनत्व के रूप में ही कह सकते हैं, क्योंकि यही वास्तविक जनघनत्व है। जनघनत्व बराबर मैंने अभी बताया था जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ये हो गया आपका एक गणितीय घनत्व। अब इसके बाद दूसरा है कायिक घनत्व, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीचे नहीं, मैं इधर ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको मिटाने जा रहा हूँ मैं।
अब आपका दूसरा है कायिक जन घनत्व। इसे आप फिजियोलॉजिकल PHYSILOGICAL डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कायिक जन घनत्व को आप फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब ये कायिक जन घनत्व क्या होता है, इसको आप बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। यही बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एकदम बिल्कुल 5 स्टार के साथ, है ना। परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है और बहुत लोग गलती करते हैं। इस बात का पता कैसे चला, आप लोग सोच रहे होंगे कि गलती बहुत लोग करते हैं, तो मास्टर को कैसे मालूम हो गया। मास्टर को इसलिए मालूम होगा कि मास्टर खुद गलती किए थे 2 बार, ठीक है। तो कुछ लोग अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, आप लोग भी सीख जाइएगा, ठीक। चलिए, तो देश की संपूर्ण जनसंख्या और कृषि भूमि के पारस्परिक संबंधों द्वारा जो जन घनत्व ज्ञात किया जाता है उसी को कायिक जन घनत्व के नाम से जाना जाता है। इससे कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात में मापा जाता है। तो कह सकते हैं कि जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, इसी को कायिक घनत्व के नाम से जाना जाता है, फिजियोलॉजिकल। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसे जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात में मापा जाता है। कायिक घनत्व बराबर, ये पेट क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कायिक जन घनत्व बराबर, ऐसा ये ऑप्शन ही बना देता है कि आप लोग जरा सा भी नज़रअंदाज किए समझने में बिल्कुल गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। कायिक जन घनत्व बराबर जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि, ये इसका फार्मूला है। और यही फार्मूला देता है, कहीं कहीं पर जनसंख्या और उसके नीचे दे देता है कुल कृषि योग्य भूमि, तो आपका ये कायिक जन घनत्व हो जाता है। कहीं कहीं पर कुल कृषि जनसंख्या बटे कुल कृषि भूमि दे देगा, यानी कि यहाँ पर कुल कृषि जनसंख्या हो जाएगा, इसके आगे कुल कृषि जनसंख्या हो जाएगा और नीचे कृषि योग्य भूमि हो जाएगा। तो कुल कृषि जनसंख्या यानी कि कृषि में संलग्न सभी व्यक्तियों की संख्या और कृषि योग्य भूमि का जो अनुपात होता है वो फिर आपका कृषि घनत्व के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गलती होता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पर कुल जनसंख्या होता है और इसका कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात में
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कायिक जनघनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। अब यदि तीसरे विधि की बात करें तो जो तीसरी विधि है उसे आप कृषि घनत्व के नाम से जानते हैं। कृषि घनत्व, इसको आप एग्रीकल्चरल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं कृषि घनत्व को। इसमें क्या होता है कि इसमें कुल कृषक जनसंख्या यानी कि कृषि में संलग्न व्यक्तियों की संख्या को कृषि योग्य भूमि के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसे कुल कृषक जनसंख्या, इसे कुल कृषक जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात में मापा जाता है। इसका जो सूत्र होता है कृषि घनत्व बराबर कुल कृषक जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। ये इसका फार्मूला है कृषि घनत्व का। कृषि घनत्व और कायिक घनत्व दोनों लगभग एक समान ही दिखता है फार्मूले में, बस यहाँ पर कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि होता है, यहाँ पर कुल कृषक जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि होता है। यानी कि यहाँ पर कृषक की जनसंख्या होती है लेकिन यहाँ पर सबकी जनसंख्या होती है, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, कुछ भी हो, सबकी जनसंख्या को लेकर के चलता है। तो यहाँ पर सबकी जनसंख्या होती है और फिर उसके बाद कुल कृषि योग्य भूमि होती है, उसको कायिक घनत्व कहेंगे। और कृषि घनत्व के अंतर्गत कुल कृषक जनसंख्या यानी कि जितने भी जनसंख्या है वे सभी फार्मर होने चाहिए, कृषक होने चाहिए, किसान होने चाहिए, और कुल कृषि योग्य कितनी भूमि है इसका अनुपात होता है, तो उसे आप कृषि घनत्व के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद है एक पोषण घनत्व होता है। क्या होता है पोषण घनत्व? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पोषण घनत्व। पोषण घनत्व क्या होता है? न्यूट्रिशन डेंसिटी। न्यूट्रिशन डेंसिटी यानी किसी एरिया या क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या कितनी है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कितना किया जा रहा है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को आप पोषण घनत्व के नाम से जानते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जनसंख्या और खाद्यान्न पदार्थों का जो अनुपात होता है उसी को आप पोषण घनत्व के नाम से जानते हैं। यदि जनसंख्या बहुत अधिक है और खाद्यान्न पदार्थ कम है तो वहाँ का पोषण घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। यदि जनसंख्या और संसाधन दोनों ही एक अनुपात में सिमिलर हैं, बराबर हैं, तो पोषण स्तर वहाँ का बराबर होगा। यदि जनसंख्या थोड़ा सा कम है और खाद्यान्न पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं तो वहाँ का पोषण स्तर का जो जनघनत्व होगा वो भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका जनसंख्या बटे पोषण जनसंख्या बटे
जो सूत्र होता है इसका, पोषण घनत्व का सूत्र, जनसंख्या बटे खाद्यान्न पदार्थ इसका फार्मूला होता है। एक और घनत्व होता है, उसे आप आर्थिक घनत्व के नाम से जानते हैं। आर्थिक घनत्व होता है एक क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व के सूत्र क्या होते हैं, ये सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। आर्थिक जन घनत्व का सूत्र आप लोगों को बताना है, वो भी कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्थिक घनत्व के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो के सेशन में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए और तैयारी अपनी बेहतरीन बनाइए। एक अच्छा प्लेटफार्म आप लोग को हो सकता है ये मिला हो। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।